नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेषा पत्रक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सत्ता के शीर्ष पर भले ही वो काबिज है, लेकिन उनकी एनडीए गठबंधन के भीतर तकरार बढ़ रही है और ये तकरार इस रूप में बढ़ रही है कि सहयोगी दलों के नाम पर एनडीए गठबंधन के भीतर जो बड़े बड़े सहयोगी दल दिखाई देते हैं, कोई उनमें से खुश नहीं दिखाई देता है। सबकी राहें आने वाले समय में जुदा होती हुई दिख रही है और उसकी बुनियाद में कहीं न कहीं ऑपरेशन लोटस की वो आशंका या फिर वो परिस्थितियां हैं जिनको अब एक एक करके हकीकत में बदलने की तैयारी दिख रही है। जी हाँ, तैयारी से और इस प्रकार की कथित कोशिश से स्वाभाविक है कि बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार खुश नहीं होंगे। स्वाभाविक है कि चंद्रबाबू नायडू और उनके टीडीपी खुश नहीं होगी। स्वाभाविक है कि उन चिराग पासवान खुश नहीं होंगे। और जब तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है तब तक नाखुशी को सार्वजनिक तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी सार्वजनिक तौर पर नहीं इस नाखुशी जाहिर करेंगे, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस की तरफ से और इस खेल को जमीन पर धरातल पर उतारने की मंशा की वजह से जिस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दलों में दूरियां बढ़ते जा रही है, इंडिया गठबंधन अपना बिसात बिछाते हुए दिख रही है। महाराष्ट्र के चुनाव को संपन्न हो जाने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद की परिस्थितियों में क्या कुछ होगा ये तो आप सबके सामने आने वाले वक्त में आएगा। लेकिन अभी जो आता हुआ सामने दिख रहा है वो कमोबेश यही दिख रहा है कि ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश को जब फेल किया गया है एक नाथ इस राज्य के भीतर, जब उसको पलीता लगा दिया गया है, पूरे बिसात को उलट दिया गया, तो उसको पलटने में इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि ये कहे कि वो उस ऑपरेशन लोटस की उस बिसात को खत्म करने में, उसको पलट देने में एनडीए गठबंधन के भीतर नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी, अमित शाह के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने अपनी भूमिका निभाई है। आखिर चंद्रबाबू नायडू ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत के सहारे ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश के पहले प्रयोग को विफल कर दिया है। जी हाँ, और पहले प्रयोग को विफल करने के बाद क्या ये प्रयोग दूसरे राज्य के भीतर भी विफल होगा? ये कुछ देर बाद आपको बताएंगे कि आखिर दूसरे राज्य के हालात क्या है, उस हालात में होने क्या वाला है। लेकिन सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने जो प्रयोग विफल किया है, चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से गुजरात लॉबी की पूरी बिसात सत्ता और सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लेने की एक तरफा उसके ऊपर हावी हो जाने की मानसिकता, इन सब के ऊपर जिस प्रकार से कुठाराघात किया है, उससे देख करके आप कहते हैं ना कि दांतों तले उंगली दबा सकते हैं कि आखिरकार गठबंधन एक है। एनडीए गठबंधन साथ साथ है, प्रस्तावक है, संसद में समर्थक कर रहा है, फिलहाल तो कर ही रहे हैं। जिस समय ये वीडियो आपके सामने हम बना रहे हैं तब तक तो चंद्रबाबू नायडू मोदी का समर्थन कर ही रहे हैं। आगे का तो ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन समर्थन तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन लोटस की बिसात को पूरी तरह से पलट रहा है, पूरी बाजी को पलट रहा है। मामला आंध्र प्रदेश का है, मामला टीडीपी का है, मामला संसद के उच्च सदन का है। निम्न सदन में तो आपको पता है, यानी लोकसभा के भीतर, कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीटें दूर है खुद के भरोसे। लेकिन उच्च सदन यानी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। लेकिन अब दोनों सदनों के भीतर बहुमत की एक कवायद और उसकी हसरत जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने पाल रखी है, उसका पहला कहते हैं ना तिल्ली कोई लगाया है तो उसका चंद्रबाबू नायडू ने। दरअसल ये पूरा गेम ये है कि पूरा मामला ये होता है कि आंध्र प्रदेश से 11 एमपी राज्यसभा में चुन के जाते हैं। 11 के 11 एमपी वाईएसआर कांग्रेस का, क्योंकि पिछले विधानसभा में वाईएसआर कांग्रेस था, यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त था आंध्र प्रदेश के भीतर। तो सभी 11 सांसद जो हर 2-2 साल पे जो चुने गए हुए 11 के 11 लोग जगनमोहन रेड्डी के पार्टी के थे। वहां के स्थानीय प्रचारकों का यह मानना है कि पहला ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे 2018 में जब चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा था, नरेंद्र मोदी का दामन छोड़ा था, एनडीए का दामन छोड़ दिया था। उसके बाद से पहला ऑपरेशन उस समय भी राज्यसभा के भीतर जो किया गया वो टीडीपी के ऊपर किया, तेलुगु देशम पार्टी के ऊपर, चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के ऊपर किया गया। और उसके बाद उनके 5 सांसदों को, राज्यसभा के 5 सांसदों को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के भीतर मर्ज करा दिया गया था। यही ऑपरेशन लोटस वहां आंध्र प्रदेश में फिर से दोहराने वाला था कि 11 में 2/3 की संख्या जो दल बदल कानून से बचने के लिए एक अनिवार्य संख्या होती है, उस नंबर वाईएसआर कांग्रेस के परिप्रेक्ष में कहे या फिर आंध्र प्रदेश के परिप्रेक्ष में कहे तो 8 सांसद का होता है। तो 8 सांसद किसी भी प्रकार से बीजेपी में लाने की तैयारी थी, लेकिन उस पूरे खेल को पलटते हुए
2 सांसदों को, जी हाँ 8 में 2 टीडीपी ने अपनी पार्टी में मिलाया। दोनों ने इस्तीफा दिया। चूंकि 2 की संख्या 2/3 की नहीं होती है, लिहाजा वो वैधानिक दल बदल हो ही नहीं सकता था। सांसद रहते हुए वो दूसरी पार्टी के अंदर 2 की संख्या के साथ जा नहीं सकते थे। लिहाजा पहली किस्त के तौर पे कहे तो ये 2 सांसद आंध्र प्रदेश से सीधे सीधे टीडीपी में गए, इस्तीफा देकर गए। राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, स्वाभाविक है कि इस्तीफा दिया तो उपचुनाव वहां पे होगा, फिर से चुने जाएंगे। अब टीडीपी की संख्या बची, अब सॉरी वाईएसआर का कांग्रेस दरअसल संख्या है उनकी 9, 11 में 2 सांसद चले गए, अब 9 बचा। 9 का 2/3 होता है 6। और अब जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है कि वो 6 सांसद, कुछ लोग तो 7 का भी दावा कर रहे हैं कि इस 7 सांसदों की एक मुकम्मल व्यवस्था टीडीपी कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं बल्कि वो टीडीपी के पाले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद चले जाए, वो उनके साथ जुड़ जाए। और टीडीपी के पाले में वो क्यों आना चाहते हैं, क्यों वो टीडीपी लाना चाह रही है, जरा इस बात को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि पिछली बार जब टीडीपी के सांसदों को तोड़ा गया था 2018 में, तब तो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गए थे। अब भी दरअसल परिस्थिति ये होती है कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा के भीतर जो 175 सदस्यों की विधानसभा होता है, वहां पर 3/4 बहुमत अकेले आंध्र प्रदेश में टीडीपी को हासिल है, 134 सीटें। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर किसी को राज्यसभा भेज सकने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो लोग शामिल होंगे उसको किसी को 2 साल बाद, किसी को 4, किसी को 6 साल बाद आंध्र प्रदेश से चुने या फिर राज्यसभा सांसदों को संसद पहुंचने की दरकार होगी। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थिति में है आंध्र प्रदेश में कि उनको दूसरे राज्य में चुनवा करके भेज दे? आखिर ये खतरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने था। और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के सामने भी खतरा एक है कि टीडीपी के पाले में जाने से वाईएसआर कांग्रेस को जो सांसद है उसको रोका। आने वाले समय में एक नई खेप वाईएसआर कांग्रेस की जो सांसद राज्यसभा के भीतर की नई खेप टीडीपी के अंदर मर्ज होते हुए दिखाई देगा। तो एक ऑपरेशन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, बीजेपी का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का एक ऑपरेशन सीधे सीधे आंध्र प्रदेश के भीतर फेल होता हुआ दिख रहा है। उस ऑपरेशन पे कोई राहुल गांधी ने प्रहार नहीं किया, कोई इंडिया अलायंस ने प्रहार नहीं किया, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे या डीके शिव कुमार ने नहीं उसको फेल किया है। सवाल है वो कौन सी नौबत आ गई कि उसकी अपनी पार्टी ही चंद्रबाबू नायडू जो खुद 3/4 बहुमत को एंजॉय कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के भीतर, एक बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ है और लोकसभा में उनके ठीक ठाक सीटें 16 सांसद है। राज्यसभा के सांसदों को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आज के दौर? तो कारण इसके पीछे है कि नरेंद्र मोदी सरकार दोनों सदनों के भीतर फंसी हुई है। तमाम महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने और उस पर वीटो लगाने के लिए राज्यसभा का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी। तो फिर ऐसे में राज्यसभा में जो दबाव समूह टीडीपी का या फिर चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार का जो लोकसभा में काम कर रहा है, उसी तरह का दबाव, उसी तरह का प्रेशर मोदी के ऊपर या मोदी गवर्नमेंट के ऊपर या मोदी गवर्नमेंट के साथ छोड़ने की स्थिति में यदि महाराष्ट्र चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ अगर होते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के भीतर भी इसी तरीका का कंटिन्यू प्रेशर बनाए रखे, इसकी पूरी बिसात इंच दर इंच कहे ना एकदम कदम दर कदम चंद्रबाबू नायडू बिछा रहे हैं। और इसकी पहली कड़ी में राज्यसभा सांसद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद निशाने पे आए, लेकिन सांसदों की छीना झपटी तो भारतीय जनता पार्टी से थी। हालांकि छीना झपटी इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाह रही थी कि सभी पार्टियों में दल तोड़ करके आने वाले दल बदलुओं का भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर स्वागत है। वो एक तरफ से अघोषित वहां पे कहते हैं ना, अघोषित वहां पे कैंप चल रहा है, जो ईडी की कृपा से आ जाए, जो ईडी की कृपा से नहीं आए तो किसी दूसरे कृपा से भी अगर शामिल हो जाए भारतीय जनता पार्टी में, तो लेकिन स्वागत का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से लगा है, लेकिन वहां स्वागत वो करवाना नहीं चाहते थे। और चंद्रबाबू नायडू ने इस पूरे गेम को, इस पूरे खेल को अपने पक्ष में मोड़ लिया, क्योंकि उनके अपने राज्य के लिए फिलहाल पैसा चाहिए। उनका राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, राज्य की राजधानी बनकर के अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, उसके लिए उनको बहुत सारा पैसा चाहिए। और दिल्ली के भीतर पैसा किसको मिलता है? दिल्ली में मोटा अमाउंट किसको दिया जाता है, किस राज्य को दिया जाता है? दिल्ली की सरकार से उसको ही दिया जाता है जिसके पास नंबर होता है, या फिर दिल्ली की सत्ता की लगाम जिसके हाथों में होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, गुजरात को क्या कुछ मिल रहा है आपको दिख रहा है, बुलेट ट्रेन से लेकर के गिफ्ट सिटी तक, वर्ल्ड कप के उद्घाटन से लेकर फाइनल तक क्या कुछ नहीं मिल रहा है गुजरात को। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को क्या मिल रहा है? चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा सांसदों के दम पर जितनी उनकी बार्गेनिंग पावर है उसका प्रयोग करते हुए थोड़ा बहुत पैसा दिया जा रहा है।
अगर ये बार्गेनिंग कैपेसिटी यदि बढ़ जाती है तो आंध्र प्रदेश के लिए जितने सारे पैसे चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं उस पैसे के काफी करीब, यानी ये कहे कि अभी जितना दिया जा रहा है उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार से भी, और सत्ता यदि बदलना हो चाहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद, तो विपक्षी सरकार से भी, वैकल्पिक सरकार से भी वो हासिल कर सकती है। यहीं पर जाकर के ऑपरेशन लोटस फेल होता है, क्योंकि एक ओर से क्षेत्रीयता का वोट, रीजनल वोट, और सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश के लिए पैसा चाहिए, सवाल यह है कि आंध्र की तरक्की के लिए आर्थिक ताकत चाहिए, और वो ताकत सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के कोई सांसद नहीं दिलवा सकता। वो वॉशिंग मशीन में धुल करके कोई पैसा नहीं आ सकता। वो ताकत, वो पैसा, वो संख्या, ये नरेंद्र मोदी की सरकार को कंट्रोल करने वाली ताकत के साथ जुड़ करके ही वो हासिल किया जा सकता है। और यही फॉर्मूला चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के सांसदों की संख्या को राज्यसभा के भीतर बढ़ाने की अग्रसर की जा रही है। लेकिन मामला केवल चंद्रबाबू नायडू तक सीमित नहीं है, तकरार केवल नायडू से नहीं बढ़ी है। तभी तक इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं जब तक इंडिया गठबंधन से कोई बेहतर डील चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नहीं मिल जाती। उस बेहतर डील के इंतजार के लिए चंद्रबाबू नायडू अपनी ताकत तब तक बढ़ा लेते, इसमें हर्ज क्या है। और उसकी ताकत को बढ़ाने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कवायद कर रही है, उस कवायद को फेल किए बिना उनकी ताकत नहीं आगे बढ़ सकती है। इस बात को समझने के लिए चंद्रबाबू नायडू, स्वाभाविक बात है, जो ऑपरेशन लोटस चला रहा है वो भारतीय जनता पार्टी पे ही भारी पड़ रहा है। लेकिन क्या ऐसे में चंद्रबाबू नायडू तक ये मामला सीमित होगा? दरअसल ये मामला उससे भी आगे जा रहा है। बिहार में एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, उनके सांसदों को लेकर के सवाल है। बिहार में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के सवाल है कि आखिर सुशासन बाबू आने वाले समय में किस दल के साथ होंगे। बिहार के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कैसे होंगे? 6 अगस्त के बाद पोस्टर में नीतीश कुमार देखने बंद हो गए फेसबुक पेज से। आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार को भी नवीन पटनायक की तरह ट्रीट किए जाने की तैयारी? क्या बिहार के भीतर भी कोई नया चेहरा ढूंढा जा रहा है? एक बार ढूंढने की प्रयास किया गया था, नाकाम हो गई थी। और जो कोशिश, जिनके माध्यम से कोशिशें की गई थी बिहार में, उनकी कुर्सी भी चली गई थी। भले वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चले गए, लेकिन उनकी बड़ी कुर्सी भी चली गई। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी बखूबी जानती है कि उसके पास दो ऑप्शन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गठबंधन। और इन दोनों के बीच में जो मुद्दा है, उनकी जो मुद्दा के सारे जो राष्ट्रीय पहचान बनी है, उस मुद्दे को लगातार कांग्रेस पार्टी हाईजेक करती रही। और जब तक नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर के उस मुद्दे को एजेंडे के रूप में अमली जामा पहनाने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक, कहते हैं ना, फसल कोई और काटेगा, खेती कोई और करेगा। बिसात तो नीतीश कुमार ने बिछाई और उसकी पूरी मलाई राहुल गांधी खाएंगे इस दौर में, जाति जनगणना के मुद्दे की और आरक्षण बढ़ाने के फैसले की, जिसकी जितनी संख्या भारी के पूरे नैरेटिव के। ये बात नीतीश कुमार को सामने दिख रही है। पार्टी टूटने का खतरा, मुद्दा छीनने का खतरा, दोनों तरफ से जो खतरा साफ दिखाई देता है, उसकी वजह केवल और केवल एक ही है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी शाह के कहते ना, एनडीए गठबंधन के बगलगीर बने हुए हैं। एक कह सकते हैं चिराग पासवान के बारे में आप जान ही लिए कि पार्टी कभी भी उनकी टूट सकती है। इसके आगे महाराष्ट्र की बात करें, एकनाथ शिंदे की पार्टी को यदि देखें, उसके सांसदों के सामने बहुत ही अजीब सी परिस्थिति है। और अजीब सी परिस्थिति जो बनी हुई है एकनाथ शिंदे के सांसद के सामने, ये कई गुना बढ़ने वाली है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार के हालात है, मौजूदा हालात में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के भीतर जाकर के माफी मांगने की नौबत आ रही है। आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो, कल ही कई वीडियो में, कि जनता के बीच नरेंद्र मोदी कैसे माफी मांगते हैं। क्या माफी मांगने से लोग माफ कर देंगे? लोग गुवाहाटी मॉडल भूल गए। लोग 50 ओके का एकदम कथित नैरेटिव लोग भूल चुके हैं। क्या बाला साहब के विरासत को तोड़ा गया, ये बात लोग भूल चुके हैं? क्या मराठा छत्रक, मराठा अस्मिता और मराठा राजनीति के सबसे बड़े मराठा नेता शरद पवार की पार्टी और परिवार को, एनसीपी को जिस तरह से तोड़ा गया, छिन भिन कर दिया गया, क्या सारी बातें महाराष्ट्र के आम लोगों के दिलो दिमाग से हवा हवाई हो गई है? आखिर मराठी मानुष का आरक्षण का मुद्दा, मराठा आरक्षण और मनोज जारंगे पाटिल का मुद्दा, क्या इन सारे मुद्दों से महाराष्ट्र के आम मतदाताओं ने दूरी बना लिया है, तौबा कर लिया है? जी नहीं, ये परिस्थितियां मराठी मानुष के सामने बिल्कुल भी नहीं। ये परिस्थितियां मराठा वोटर्स के बीच बिल्कुल भी नहीं है। ये परिस्थितियां महाराष्ट्र के दूसरे
तबकों के बीच भी नहीं है, तो महाराष्ट्र के भीतर जो पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, उनकी परिस्थिति यही है आज के दौर में कि चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद जब चुनाव में जनता के बीच जाने में उनको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो आगे चुनाव के बाद अपने राजनीतिक पहचान को, वजूद को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के भीतर किसी को शरद पवार का दामन थामना पड़ सकता है, तो किसी को उद्धव ठाकरे का दामन पड़ सकता है। यानी ये कहे कि एक तरफ गड्ढा, एक तरफ खाई, एक तरफ पहला ऑपरेशन नायडू ने विफल किया, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, ऑपरेशन तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार पूरी राजनीति की बिसात ही पलटने में लगे हुए हैं। वहीं तीसरी ओर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की और अजित पवार के जिस प्रकार का जनमत उनके पास है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सांसदों की संख्या जो है वहां पर धीरे धीरे कम होने की जो रिवर्स ऑपरेशन लोटस जो दिखाई दे रहा है, ऑपरेशन लोटस नहीं, रिवर्स ऑपरेशन लोटस। तो इस रिवर्स ऑपरेशन लोटस के लिए आने वाले समय में आप कितने तैयार होंगे, या नरेंद्र मोदी, बीजेपी कितनी तैयार होगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार रहेगी, इन सब से आगे निकल करके देखें तो दल बदल के कानून के इस खेल को देखने के लिए, दल बदल के कानून को धज्जियों उड़ाते हुए देखते हुए लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र कितना तैयार होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो डील चंद्रबाबू नायडू ने किया, जो खबरें निकल के आ रही कि चंद्रबाबू नायडू की जो कथित डील हुई है, जो राज्यसभा के उन सारे सांसदों से जो वाईएसआर कांग्रेस से चुन करके आए थे, वो नरेंद्र मोदी शाह की नींद उड़ा देने वाली है। और वो डील, वो नींद उड़ाने वाली डील, ये नीतीश कुमार के लिए, चिराग पासवान के लिए, एकनाथ शिंदे के सांसदों के लिए, अजित पवार के सांसदों के लिए, जयंत चौधरी के लिए, अनुप्रिया पटेल के लिए, पवन, ये कहते हैं ना, एक पथ प्रदर्शक, एक रास्ता बनाने का तैयार कर रही है। और आगे इनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी। गठबंधन के बीच भरोसा तो पहले से ही नहीं, क्योंकि गठबंधन सहयोगी को वो सम्मान 10 सालों के भीतर मिला नहीं, भरोसा कब का टूटा हुआ है। राजनीतिक मजबूरियां सबकी है। इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने के पहले जो समन्वय की भूमिका होती है, उस समन्वय की भूमिका को निभा पाने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से सार्थक पहल, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के तत्काल बाद जो नहीं हुई, उस नहीं होने का, उस सार्थक पहल के अभाव में नरेंद्र मोदी सरकार अभी चल रही है। और ये अभाव, जो रास्ता नीतीश कुमार और नायडू ने दिखाया, क्या उसके बाद भी तैयार रहेगा, ये रास्ता बना रहेगा? गुंजाइश इस बात की कम दिखती है। और यही कम होती हुई गुंजाइश नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के लिए, नरेंद्र मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए, पूरे देश की राजनीतिक बनाए रखने और बचे रहने के बीच में एक ऐसी दीवार के रूप में खड़ी है, जिस दीवार की एक और इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। और उस दीवार की पहरेदारी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कर रहे हैं, उनके हाथ में एकनाथ शिंदे के सांसद कर रहे हैं, और पहरेदारी चिराग पासवान के सांसद भी कर रहे हैं। और कब तक कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। पहला विकेट तो चंद्रबाबू नायडू ने गिरा दिया, नीतीश कुमार अपना रास्ता खुद तलाश रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।